नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे देशों में शांति हो गई थी, लेकिन दो देश यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक जंग और छिड़ जाती है सबसे बड़ा सुपर पावर बनने की। और ये जंग 45 सालों तक चलती है, जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कभी आर्म कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं गए, लेकिन आइडियोलॉजीज के मामले में या स्पेस साइंस के मामले में या इकोनॉमी के मामले में ये दोनों देश बराबर से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। इन दोनों देशों ने टाइम टू टाइम एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी दी है। और क्यूबा देश को लेकर के 1962 में इन दोनों देशों के बीच में ये एनिमिटी इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है कि इन दोनों देशों से पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाता है। और 1962 की इसी घटना को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या, और इन दोनों देशों के बीच में इतनी ज्यादा एनिमिटी क्यों थी उस टाइम पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DI सब टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, और उस चैनल की लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ऊपर फॉलो का बटन है, इस पर आप क्लिक कर लेना, तो आप इस चैनल को ज्वाइन हो जाओगे। और बेल का आइकन जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जरूर क्लिक करना, तभी आपको ये जो नोटिफिकेशंस आएंगी इस चैनल की वो रेगुलर मिलती रहेंगी। ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर हम फ्री पीडीएफ्स आप यहाँ पर डालेंगे, और उसके साथ साथ जो भी हमारी नई वीडियोस आएंगी उसकी भी लिंक यहाँ पर दी जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की भी लिंक इसी चैनल पर दी जाएगी, तो आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए बिना वेस्ट किए टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने से पहले थोड़ा सा क्यूबा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब जब आप क्यूबा को देखोगे तो क्यूबा एक छोटा सा देश है, यहाँ पर 90 माइल्स की दूरी पर यूएसए से, और इसीलिए यूएसए को लेकर के इतना अग्रेसिव रहता है। अब ये देश क्यूबा जो है वो हमेशा से स्पेन के अंडर में था, यानी कि स्पेन के कंट्रोल में था, स्पेन का राज था इस क्यूबा देश के ऊपर। लेकिन यूएसए ने साल 1898 में इस देश की मदद करी और इसको स्पेन से आजाद करा दिया। लेकिन जो यूएस की मिलिट्री थी वो यहाँ पर कुछ सालों तक रूल करती रहती है, और साल 1902 में जाकर के देश पूरी तरीके से आजाद हो पाता है दोनों देशों के कंट्रोल से। लेकिन आजाद तो ये देश हो जाता है, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है वो हमेशा से ऐसी रही है कुछ, कि ये देश हमेशा यूएस के कंट्रोल में रहा है, क्योंकि अब इतना करीबी देश था तो यूएस हमेशा इस देश को लेकर के बहुत अग्रेसिव रहता था जियोपॉलिटिकल लेवल पर, और काफी ज्यादा इसको कंट्रोल करता था। यानी कि कंट्रोल मतलब आप समझ लो फॉरेन पॉलिसीज तक भी यूएस डिसाइड करता था। यहाँ पर यूएसए की जो बहुत बड़ी है, यूएसए के लिए एक तरीके से ट्रैवल लोकेशन थी, लोग यहाँ पर टूरिस्ट जाते थे यूएस के बहुत सारे, और यहाँ पे पूरी देश की इकोनॉमी एक तरीके से यूएस की वजह से ही चल रही थी, यूएस ही चला रहा था। और ऐसा ही करता है वो, ऐसे छोटे छोटे देशों को इतना ज्यादा वहां पर पैसे इन्वेस्ट करता है कि वो देश जो है वो धीरे धीरे उसके सैटेलाइट देश बन जाते हैं। तो एक तरीके से क्यूबा भी यूएसए का सैटेलाइट देश बन करके रह गया था। हद तो तब हो गई जब साल 1934 में यूएसए ने क्यूबा से एक ट्रीटी साइन करवा ली, और उस ट्रीटी के टर्म्स कुछ ऐसे थे जैसे कि यूएसए अपना नेवल बेस बनाएगा क्यूबा के अंदर में, जिसके लिए जमीन जो है वो क्यूबा को देनी पड़ेगी। अब यहाँ से ना सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये प्रोटेस्ट का क्या कैसे शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ से पहली बार जो लोग हैं वो गुस्सा होना शुरू हुआ यूएसए वालों से। क्यों? क्योंकि जब ये लैंड लिया गया ना, तो आपको पता है क्यूबा में बहुत ज्यादा शुगर केन की खेती होती है, तो शुगर लैंड्स थे ये बेसिकली। तो फार्मर से लेकर के यहाँ पर अमेरिका जो है अपना नेवल बेस बनाने लगता है, तो यहाँ पे फार्मर जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और ये फार्मर्स प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं अपनी क्यूबन सरकार के लिए कि आप इनको अलाउ क्यों कर रहे हो। दूसरा पॉइंट इस ट्रीटी के अंदर में यह था कि जो भी मिलिट्री एक्शन करेगा यूएसए, उसके लिए पूरा सब कुछ अप्रूव्ड होगा क्यूबा की तरफ से, क्यूबा कोई इसमें इफ एंड बट नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद क्यूबा जो है उसकी इकोनॉमी जो है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा, लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे यूएसए से। लेकिन उसके बाद और भी खराब हालत होती है क्यूबा की, जब वहां पर एक डिक्टेटोरियल लीडर आ जाते हैं जिनका नाम था बटिस्ता। बटिस्ता बिल्कुल यूएस के कंट्रोल के लीडर रहते हैं, और जैसा यूएस चाहता है वैसा ही अपने देश में करते रहते हैं। प्लस इन्होंने आगे चल करके गुलामी की एक और सीमा पार कर दी, जब इन्होंने अपने जो इनके शुगर लैंड्स थे 40% तक जो शुगर लैंड्स थे उसको जो इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट जो यूएसए की कंपनीज थी उनको दे दिया, और वो कंपनीज इस शुगर लैंड पर फार्मिंग और सब कुछ करने लगी, इंडस्ट्री सेटअप कर ली। प्लस इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि 90% जो माइंस थी पूरे क्यूबा के अंदर में, वो 90% प्रॉफिटेबल माइंस को भी उन प्राइवेट अमेरिकन कंपनीज को दे दिया। तो आप समझ लो कि एक तरीके से पूरा क्यूबा की जो इकोनॉमी है अब वो अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज चला रही थी। और इसकी वजह से क्या होता है कि आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आम लोग पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पूरा कैपिटलाइजेशन कर दिया जाता है वहां पर, लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं इससे, लोग जो हैं ड्रग्स के प्रोन हो जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें होने लगती हैं क्यूबा के अंदर में। बहुत बुरा हाल हो जाता है क्यूबा की पूरी इकोनॉमी का, एकदम डिप्लीट हो जाती है, टूट जाती है, लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, और फिर वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। प्रोटेस्ट कई सारे सेक्टर्स में हो रहे थे पैरेलली, जैसे फार्म दे दिया था तो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, माइंस दे दिया था तो माइंस वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडस्ट्रीज के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस तरीके से हर सेक्टर में प्रोटेस्ट हो रहा था, और ये प्रोटेस्ट अपना बहुत बड़ा हो जाता है, फुल फॉर्म लेता है 1953 के अंदर में, और 1953 से ऑलमोस्ट 1959 तक ये प्रोटेस्ट चलता है। और उसके बाद जो यहाँ की जो क्यूबन सरकार थी उसको गिरा दिया जाता है, और तब क्यूबा को अपना हीरो मिल जाता है, यानी कि फिडेल कास्ट्रो जो है वो बन जाते हैं क्यूबा के प्रेसिडेंट। फिडेल कास्ट्रो जो है ये प्रेसिडेंट बनते ही
इन्होंने क्या किया सबसे पहले, अब ये ना फिडेल कास्ट्रो जो है वो एक कम्युनिस्ट लीडर है, इस चीज को समझना आप, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी चाहते थे, कम्युनिज्म फॉलो करते थे, तो ये कम्युनिस्ट लीडर थे और इसीलिए इनकी जो दोस्ती है वो आप देखोगे कि ये इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि यूएसएसआर के ये उस समय के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, तो इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं फिडेल कास्ट्रो के पहले से ही। और जब ये सरकार में आते हैं, अपनी के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो क्यूबा के एज अ कंट्री बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो सेटअप होने लगते हैं यूएसएसआर के साथ, और इससे जो है अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही फिडेल कास्ट्रो पावर में आते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया कि जितने भी ये माइंस वगैरह थी और कसिनोस वगैरह थे जो कि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज के हाथों में थे, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन सारी चीजों का नेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया, अपने सीज किया, इन सारी चीजों को अपने गिरफ्त में किया, और उसके बाद कहा कि अब ये आप जाइए घर अपने, प्राइवेट कंपनीज को बोला, और अब इसको हम चलाएंगे, यानी कि क्यूबन गवर्नमेंट चलाएगी। और क्यूबन गवर्नमेंट जैसे ही कसिनो और ये सब माइंस वाइंस अपने कब्जे में लेती है, वैसे ही प्राइवेट कंपनीज को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि यूएसए को बेसिकली ये कॉर्पोरेशन ही रन करते हैं, पूरा यूएसए जो है वो इन प्राइवेट कंपनीज की गिरफ्त में है, ये प्राइवेट कंपनीज ही पूरा यूएसए चलाते हैं। तो अब जब इनको नुकसान हुआ प्राइवेट कंपनीज को, तो समझ लो एक तरीके से यूएसए जो है वो काफी ज्यादा उनके नेशनलाइजेशन वाले जो स्टेप था उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अब इसके बाद यूएसए के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे आइजनहार एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक सीक्रेट मिशन शुरू करते हैं सीआईए के साथ मिलकर के। वो सीक्रेट मिशन में ये था कि जो 1400 क्यूबन एग्जाइल्स थे यूएसए के अंदर में, उनको ट्रेन करेगी सीआईए, और उनकी मंशा ये चीज करने से ये थी कि ये जो ट्रेन हो जाएंगे जब ये लोग जो क्यूबन एग्जाइल्स हैं, तो इनको प्लेस करेंगे क्यूबा के अंदर में, और जो सरकार है फिडेल कास्ट्रो की उसको गिरा देंगे, प्रोटेस्ट शुरू करवा के या फिर मार के कैसे भी करके फिडेल कास्ट्रो की सरकार को गिरा देंगे, और फिर अपने ढंग का जो लीडर होगा जो हमें हमें सपोर्ट करेगा उसको वहां पर पावर में बैठा देंगे। अब इसी के बाद उन्होंने एक और डिसीजन लिया, उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी क्यूबा की एकदम टूट जाए उसके लिए क्या किया कि जो भी इनके ट्रेड रिलेशन थे उसको एकदम खत्म कर दिया, जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो भी एकदम खत्म कर दिया। डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने का मतलब ये था कि जो भी इनकी एम्बेसी वगैरह थी ना क्यूबा के अंदर में, सब एम्बेसी वगैरह सब कुछ बंद बंद करके एकदम बातचीत नहीं होगी, कोई निगोशिएशंस नहीं होंगे, क्यूबा के साथ एकदम अपनी रिलेशंस खत्म कर दिए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है यूएसए के अंदर में, यानी कि इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में क्या होता है कि 1961 में वहां पर जॉन एफ कैनेडी जीत के आ जाते हैं। मैं जेएफके लिख जा रहा हूं, आप समझ जाना, आगे भी मैं जेएफके लिखा करूंगा। तो 1961 में जॉन एफ कैनेडी जैसे ही पावर में आते हैं, उनका सबसे पहला टारगेट होता है क्यूबा, कि क्यूबा पे अटैक करना है या क्यूबा को फिर से वापस जीतना है। और यही उनकी मतलब एक पूरा जो इलेक्शन का एक प्रोपोगेंडा होता है ना, वो इसी बेसिस पर ही बने थे। तो जॉन एफ कैनेडी ने सबसे पहला मुद्दा उनका था कि क्यूबा के रिलेशंस को फिर से सही करना है और क्यूबा को अपने कब्जे में लेना है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने क्या किया कि जो आइजनहार ने प्लान शुरू किया था कि 1400 एग्जाइल्स को ट्रेन कर रहे थे वो, तो अब तक ट्रेन हो चुके थे ये लोग सारे क्यूबन एग्जाइल्स, और इनको बे ऑफ पिग्स नाम का जो पोर्ट है क्यूबा के अंदर में, यहां पर कुछ बे ऑफ पिग्स दिख रहा होगा आपको, ये बे ऑफ पिग्स पोर्ट पर इन क्यूबन्स को जो एग्जाइल्स हैं उनको भेजा कि जाओ और यहां पर जाकर के अब धीरे धीरे आप अपना काम शुरू करो। लेकिन जैसे ही ये बे ऑफ पिग्स पर पहुंचते हैं, वहां के फिशरमैन इनको पहचान लेते हैं और वहां पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही वहां पर गोलियां चलनी शुरू होती हैं, तो क्यूबन मिलिट्री जो है वो तुरंत मतलब एक्शन में आ जाती है और काफी मुस्तैद हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो ये वाला पूरा जो प्लान था आइजनहार का, वो एक लड़ाई में बदल जाता है। और उसके बाद अमेरिका जब को पता चलता है कि अब ये लोग तो पकड़े जाएंगे और ये लोग फिर बोलेंगे कि हम अमेरिका में ट्रेंड हुए हैं सीआईए, तो अमेरिका की बहुत ज्यादा भद्द पिटेगी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये अमेरिका अपने हाथ खींच लेता है। और ये लड़ाई 3 दिन तक चलती है, और 3 दिन में फिडेल कास्ट्रो जो है इन लोगों को रगड़ देते हैं और इस सारे 1400 जो क्यूबन एग्जाइल्स से इनको पकड़ लेते हैं। और फिर ये बात सबके सामने आ जाती है कि अमेरिका के सीआईए ने इनको ट्रेन किया था, और ये वहां के प्रेसिडेंट ने इस चीज की अप्रूवल दी थी कि बे ऑफ पिग्स वाला जो पूरा अटैक है वो आप कंडक्ट करिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जॉन एफ कैनेडी की पूरी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है। आज तक कहा जाता है कि बे ऑफ पिग्स में एक तरीके से क्यूबा एक छोटे से देश ने यूएसए को हरा दिया, और जॉन एफ कैनेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इससे जब बे ऑफ पिग्स का ऑपरेशन उनका फेल होता है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि एक और ऑपरेशन करेंगे। ठीक 2 महीने बाद उन्होंने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन मॉन्गूस। अब ये ऑपरेशन मॉन्गूस बेसिकली क्या था, ये एक प्रोपोगेंडा बनाने के लिए ऑपरेशन था। प्रोपोगेंडा कैसे, फिडेल कास्ट्रो के अगेंस्ट में, जैसे कि क्यूबा में इन्होंने कुछ रेडियो स्टेशन शुरू करवाए, और ये रेडियो स्टेशंस में ये एंटी फिडेल कास्ट्रो पूरा प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे थे ताकि लोग जो हैं वो फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ हो जाएं और पूरा एक प्रोटेस्ट हो और सरकार गिर जाए किसी तरीके से। ऑपरेशन मंगूस भी चलने लगा था। अब ये सारे ऑपरेशंस के ना भनक जो है वो फिडेल कास्ट्रो को लग जाती थी, क्योंकि उनका स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रांग था यूएसए के अंदर में कि यूएसए की सरकार क्या कर रही है। इवन कहा जाता था उस समय पर कि जॉन एफ कैनेडी चाय कब पीते हैं सुबह आकर के अपने ऑफिस में, ये बात तक भी फिडेल कास्ट्रो को पता थी, क्योंकि बहुत सारे स्पाइस जो है फिडेल कास्ट्रो के वो यूएसए में वर्क कर रहे थे उस समय पर। तो फिर फिडेल कास्ट्रो जो है वो हेल्प मांगते हैं अपने एलआई से, यानी कि यूएसएसआर से। और निकिता क्रुश्चेव क्या करते हैं, जैसे ही ये सब चीज होती है और ये सब जब चल रहा था, ये सारे ऑपरेशंस और ये बे पिक्स वाला पूरा कांड और उसके बाद ऑपरेशन मंगूस की भनक, तो निकिता क्रुश्चेव उसके बाद क्या करते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा में सेटअप कर दिया। और जैसे ही ये न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा तक पहुंचे, उसके बाद अब क्यूबा 90 माइल्स की दूरी पर है यूएसए से, तो यूएसए के लिए बहुत बड़ा समस्या हो गई, और यूएसए जो है इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये क्यूबा में
आखिर क्यों क्यूबा ने अलाउ किया यूएसएसआर को अपनी मिसाइल्स प्लेस करने के लिए अपनी जमीन पर? क्योंकि ये मिसाइल्स की रेंज में आ रहा था यूएसए, और इसलिए यूएसए को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है इस चीज से। लेकिन अभी तक इन मिसाइल्स का कंफर्मेशन यूएसए के पास नहीं था, ताकि वो बोल पाए आगे वर्ल्ड में या दुनिया में बोल पाए कि ये क्यूबा को यूज कर रहा है, यूएसएसआर अपने मिसाइल्स वहां पे प्लेस कर रहा है। ये चीज उनके पास कोई एविडेंस नहीं था इस चीज का। लेकिन ये चीज कुछ ही महीनों बाद प्रूव हो जाती है, जब यूएसए का एक प्लेन U2 स्पाई प्लेन जो है वो क्यूबा के ऊपर से गुजर रहा होता है, तो वो कुछ तस्वीरें लेता है, जो फोटोस लेता है, उसमें उसमें साफ साफ यूएसएसआर की जो मिसाइल्स थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो दिखाई देते हैं क्यूबा के अंदर में। और क्यूबन जो मिलिट्री है, टैंक्स है, वो उनको लेकर के जा रही थी। और वहां पे जब ये फोटोज यूएसए के पास पहुंचती हैं, तो यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद जब यूएसए को बहुत ज्यादा थ्रेट फील होने लगता है, तो उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक काम करते हैं कि वो एक सीक्रेट कमिटी बनाते हैं, यानी कि एक्सकॉम को फॉर्म करते हैं, और यहीं से पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो स्टार्ट होता है। इस कमिटी का बेसिकली काम ये था कि ये क्यूबा के ऊपर और उसके फॉरेन रिलेशंस को लेकर के पूरा डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से क्यूबा को टैकल किया जाए, उस चीज की डिस्कशन होती थी इस कमिटी के अंदर में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स, वो बैठते थे। तो इन लोगों ने बहुत तरीके के जो मतलब आइडियाज थे वो जॉन एफ कैनेडी को दिए। एक आइडिया उसमें इससे ये भी था कि हमें फुल ऑन इन्वेजन कर देना चाहिए क्यूबा पर, क्योंकि जब तक रशिया पहुंचेगा तब तक तो क्यूबा पर हम पूरा कब्जा भी कर लेंगे, छोटा सा देश है। लेकिन उसके लिए जॉन एफ कैनेडी तैयार नहीं होते हैं, और ये डिसीजन जॉन एफ कैनेडी खुद अपने दम पे लेते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम क्यूबा का कनेक्शंस ही काट देते हैं, यानी कि एक नेवल ब्लॉकेड बना देते हैं कुछ इस तरीके का कैरिबियन सी के अंदर में, और यहाँ पर यूएस के शिप्स जो है वो लगा देते हैं लाइन से, और पूरा नेवल ब्लॉकेड बना देते हैं, ताकि रशिया जो है वो हेल्प ही ना कर पाए क्यूबा को, और पूरा उनके बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाए इस तरीके से। ये करने की कोशिश करते हैं वो, और वो जो अपनी शिप्स थी उनको स्टेशन कर भी देते हैं कैरिबियन सी में, और ये नेवल ब्लॉकेड लगा देते हैं। और आकर के जब वो अनाउंस करते हैं इस चीज को, तो वो इस ब्लॉकेडिंग को क्वारंटाइन शब्द का यूज करते हैं, क्योंकि अगर ब्लॉकेडिंग आप करते हो ना, तो वो एक तरीके का एक्ट ऑफ वॉर होता है उस स्टेट के खिलाफ। तो एक्ट ऑफ वॉर ना हो, इसलिए उन्होंने इस ब्लॉकेड को किया भी, और इसको कह दिया कि ये क्वारंटीन है। अब इसके बाद क्या होता है कि क्यूबा और यूएसए के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाते हैं, और यूएसएसआर के और करीब चला जाता है क्यूबा। तो क्यूबा यूएसएसआर से फिर से हेल्प मांगता है इस मामले में, कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, ट्रेड वगैरह सारी चीजों में। अब एक चीज और आप ध्यान रखना कि इस समय जो टाइम पीरियड है ये 1962 चल रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है पूरे इस क्यूबन वाले जोन में। अब यहाँ पर जब ये सारी चीजें हो रही थी और नेवल ब्लॉकेडिंग एंड ऑल हो रही थी, तो एक चीज का पता चलता है यूएसए को कि जो सीक्रेट मीटिंग है फिडेल कास्ट्रो और निकिता क्रुश्चेव के बीच में हुई है। इसके बाद से यूएसए जो है वो और ज्यादा रेडी हो जाता है। यूएसए को लगता है कि अब ये लोग फुल ऑन इन्वेजन करने वाले हैं, या फुल ऑन अटैक करने वाले हैं यूएसए के ऊपर, चाहे ये रशिया कर सकता है या क्यूबा, रशिया दोनों मिल करके कर सकते हैं इस तरीके से। तो यूएसए क्या करता है इसके बाद, अपनी फोर्सेस को बोलता है कि आप डेफकॉन 3 जो है वो लॉन्च कर दीजिए। डेफकॉन 3 मतलब ये बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, कि डेफकॉन 5 मतलब सबसे बेस लेवल की जो सिक्योरिटी है, मतलब आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है। डेफकॉन 1 मतलब होता है कि आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, कभी भी अटैक हो सकता है यूएसए के ऊपर पे। तो डेफकॉन 3 अनाउंस कर देते हैं वहां के प्रेसिडेंट। लेकिन डेफकॉन 3 को ही फिर से डेफकॉन 2 में कर दिया जाता है, कि मतलब अब एकदम हमारे अटैक के लिए तैयार रहना है, बस करने ही वाले हैं अब हम अटैक। इसके बाद जैसे डेफकॉन एक्टिवेट होगा उसके बाद मतलब अटैक होना ही है, वो इनएविटेबल है। तो डेफकॉन 2 वहां पर एक्टिवेट हो चुका था यूएसए के अंदर में। अब जैसे ही यूएसए के अंदर में हलचल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूबा के स्पाइस जो है वो तुरंत ये खबर क्यूबा तक पहुंचाते हैं, और वहां पर फिडेल कास्ट्रो भी अपनी मिलिट्री बिल्कुल रेडी कर लेते हैं, और वो भी एकदम समझ लो ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर थे हम उस टाइम पर 1962 के अंदर में। यूएसए एकदम तैयार खड़ा था अटैक करने के लिए, क्यूबा अपनी मिलिट्री तैयार कर चुका था, और उधर रशिया बिल्कुल तैयार था कि जैसे ही यूएस ने अटैक किया, पहला एक्ट जिसने भी किया उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देना है। ये एकदम फिक्स था। अब सब वेट कर रहे थे कि पहली बार गलती करेगा कौन, पहला अटैक करेगा कौन, इस चीज का एकदम समझ लो वेट हो रहा था। एकदम पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर 3 के एकदम वर्ज पर थी उस समय पर। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि निकिता क्रुश्चेव जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसआर के, उन्होंने थोड़ा सी समझ दिखाई यहाँ पर, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एक लेटर लिखा उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को, और वहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप अगर नेवल ब्लॉकेडिंग हटा देते हो, तो हम भी जो अपनी मिसाइल स्टेशन करा हुआ है हमने क्यूबा के अंदर में, वो हम हटा देंगे, और उसके साथ साथ हम क्यूबा जो भी मतलब फिडेल कास्ट्रो जो ऑफेंसिव वेपन्स रख रहे हैं क्यूबा के अंदर में, वो भी वो नहीं रखेंगे, और सारे रिलेशंस ठीक हो जाएंगे हम सबके बीच में। इसके साथ साथ कहा जाता है कि उन्होंने सीक्रेटली कुछ और चीजों की भी डिमांड करी थी। अब सबको पता था कि यूएसए ने भी अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो टर्की में स्टेशन कर रखी है, और टर्की और रशिया बहुत क्लोज है, तो रशिया उसके रेंज में आ रहा था, और उसी के एवज में यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल्स रखी थी। तो यूएसएसआर ने उनसे रिक्वेस्ट ये भी करी थी उस चीज में कि आप जो है अपना टर्की से वेपन हटाओ, अपनी न्यूक्लियर वेपन्स, तो हम क्यूबा से हटा लेंगे, और ये नेवल ब्लॉकेडिंग भी हटाओ, ये सब मत करो तमाशा, और फिर क्यूबा में एकदम पीसफुल माहौल रहेगा, आप उस पर अटैक भी नहीं करोगे, प्लस क्यूबा भी आप पर कोई अटैक नहीं करेगा, कोई भी ऑफेंसिव चीजें नहीं होंगी, जैसे रिलेशंस थे पहले वैसे ही हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये लेटर से निकिता क्रुश्चेव ने उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से। लेकिन इस लेटर का भी उनको जवाब मिलता उसके पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है 1962 के अंदर में ही, कि जो अमेरिकन स्पाई प्लेन थी U2 स्पाई प्लेन, वो उड़ रही थी, और 1962 में जैसे वो क्यूबा के एयर स्पेस के ऊपर उड़ती है, तो वहीं पर जो क्यूबा की मिलिट्री जो कि बहुत तैयार थी, बहुत रेडी थी अटैक के लिए, उनको लगता है खतरा उस प्लेन से, और वो समझ नहीं पाते, और उन्होंने उस प्लेन को उड़ा देते हैं। उसके बाद यूएसए पहला एक्ट जो वॉर का है वो अब क्यूबा ने कर दिया था। उसके बाद यूएसए जो है वो बाध्य हो जाता है कोई ना कोई डिसीजन लेने पर या कुछ करने पर, क्योंकि लोग जो है इस प्लेन क्रैश के बाद एक पायलट की उसमें डेथ हो जाती है,
और जो वो पायलट की डेथ होती है उसके बाद पूरे यूएसए के अंदर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोग काफी ज्यादा जॉन एफ कैनेडी के खिलाफ हो जाते हैं कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए क्यूबा के अगेंस्ट में। अब इसके बाद जॉन एफ कैनेडी क्या करते हैं, तुरंत जो है वो अपनी नेवी को भेजते हैं और उनकी जो वॉरशिप जाती है वो वॉरशिप क्या करती है कि जो सबमरीन थी अंदर यहाँ पर रशिया की, उस सबमरीन पर अटैक करने लगती है और ये अटैक से ये सबमरीन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि B-59 सबमरीन थी यूएसएसआर की। अब इसी सबमरीन में ना न्यूक्लियर वेपन्स भी रखे हुए थे और जो ये यहाँ की जो सबमरीन थी, इसका जो कनेक्शन था रशिया के साथ वो टूट जाता है। तो यहाँ के जो पूरे कैप्टन थे इस पूरे सबमरीन के, इनको सख्त हिदायत थी कि जैसे ही कनेक्शन टूटे यूएसएसआर के साथ, आपको तुरंत न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट करना है और यूएसए के ऊपर छोड़ देना है। और ये तीनों कैप्टन मतलब बस अटैक करने ही वाले होते हैं, एकदम एक्टिवेट कर ही चुके होते हैं न्यूक्लियर वेपन को, अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन वहां पर जो मेन होते हैं जो कैप्टन, जिनका नाम होता है वसीली आर्किपोव, ये बहुत समझदारी दिखाते हैं और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रोक दिया कि नहीं, अभी आप अटैक मत करो अपने दोनों कैप्टन्स को, कि नहीं अभी हम अटैक नहीं करते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लियर वेपन है और ये पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है और इससे पूरी आने वाली नस्लें तक बर्बाद हो सकती हैं। तो ये अटैक को थोड़ा सा डिले करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। उनके सिर्फ इस छोटे से डिसीजन की वजह से आप समझ लो कि एक न्यूक्लियर वॉरफेयर होने से बच गया, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाता तो आप समझ लो कितना बड़ा नुकसान होता पूरी मैनकाइंड को। अब इस चीज के बाद समझ आता है सबको कि ये जो हम बहुत ज्यादा वर्ज पे खड़े हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर के, यूएसए को भी समझ में आती है ये चीज, यूएसआर को भी समझ में आती है कि हमारे पावर टसल में मैनकाइंड का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और कहा जाता है इसके बाद एक बहुत सीक्रेट मीटिंग होती है और ये सीक्रेट मीटिंग में जॉन एफ कैनेडी के जो भाई थे रॉबर्ट कैनेडी, उनके बीच में होती है और यूएसएसआर के डिप्लोमेट डॉबरिन के बीच में होती है। और इस सीक्रेट मीटिंग में यूएसएसआर ने अपने जो टर्म्स रखे थे, जो मैंने बताया था आपको कि निकिता कुरुक्षेत्र ने चिट्ठी लिख करके भेजी थी जॉन एफ कैनेडी को, वही टर्म्स रखे। और इसमें कहा गया था कि जो आपने टर्की में, और इसमें यूएसएसआर ने टर्म्स ये रखी थी कि जो आपने टर्की में मिसाइल्स प्लेस करी हुई हैं जिसकी रेंज में हम आ रहे हैं, आप वो मिसाइल्स वहां से रिमूव करिए, इटली से रिमूव करिए अपनी मिसाइल्स, और ये जो नेवल ब्लॉकेडिंग की है इसको हटाइए। और इसके साथ साथ ही हम जो क्यूबा से अपनी जो मिसाइल्स हैं उसको वापस बुला लेंगे और क्यूबा के ऊपर जो हमारा इन्फ्लुएंस है उसको भी खत्म कर देंगे, वहां से हम अपनी नेवी को भी हटा लेंगे, वापस बुला लेंगे, सबमरीन्स को भी वहां से सारी अपनी वापस बुला लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की रॉबर्ट कैनेडी ने, रिक्वेस्ट ये थी कि आपको ये सारी चीजें सीक्रेटली करनी होगी, मतलब जो भी यूएसएसआर करेगा वो सारी चीजें सीक्रेट, यूएसएसआर ओपनली करेगा लेकिन यूएसए जो भी चीजें करेगा वो सीक्रेटली करेगा, ये चीज कभी ओपन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जॉन एफ कैनेडी के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे हैं यूएसए में, लोग काफी ज्यादा नाराज हैं जब से उस पायलट की डेथ हुई है उस पूरे प्लेन अटैक में। तो आप ये सारी चीजें अपनी करिए ताकि लोगों के पास ये मैसेज जाए, यूएसए के लोगों के पास, कि यूएसएसआर ने सबसे पहले अपने घुटने टेक दिए और अपनी मिलिट्री और सब कुछ नेवी जो है उसको वापस बुलाने लगा वहां कैरिबियन सी से, और क्यूबा से अपनी मिसाइल्स को भी वापस बुला लिया यूएसएसआर ने, ताकि यूएसएसआर हार गया ऐसा एक मैसेज जाए यूएसए के लोगों तक। तो ये बात मान लेते हैं निकिता क्रुश्चेव अपनी सारी पॉपुलैरिटी को ताक पर लगा करके, और यूएसएसआर में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी होता है निकिता क्रुश्चेव के खिलाफ कि वो मतलब कैसे घुटने टेक सकते हैं यूएसए के सामने और ये सारी चीजें, लेकिन वो अपनी क्यूबन मिसाइल्स को वापस कर बुला लेते हैं और अपनी नेवी को भी वापस बुला लेते हैं। और इसके बाद सीक्रेटली जो है यूएसए ने अपनी जो टर्की में मिसाइल्स रखी थी उसको बुला लिया वापस, और उसके साथ साथ जो वहां पर इटली में भी जो मिसाइल्स प्लेस की थी उसको भी सारा वापस कर लिया। और यूएसए बेसिकली पूरे मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में एक तरीके से हार जाता है, लेकिन लोगों को लगता है यूएसए के कि यूएसए इसमें विनिंग साइड पर था और यूएसएसआर जो था वो पहली बार घुटने टेका था। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि यूएसएसआर ऑलमोस्ट न्यूक्लियर अटैक कर चुका था यूएसए के ऊपर, लेकिन एक कैप्टन की समझदारी की वजह से ये पूरा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है बहुत बड़ा ब्लंडर होने से बच जाता है और मैनकाइंड बच जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।